नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित पाश्चात्य काव्यशास्त्र का भाग 2 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं तीनों सिद्धांत अरस्तू के, जो कि हैं अनुकरण सिद्धांत, राष्ट्रीय सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपने अगर अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की है यूजीसी नेट से संबंधित तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो प्राप्त हो जाएंगे सिलेबस के अनुसार, और आप कल सुबह 7 बजे और रात 9 बजे की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप न्यू हैं, और शाम 7 बजे क्विज में भाग ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि संबंधित है अरस्तू से। तो इनको हमें 3 इनके सिद्धांत हैं हमारे सिलेबस में, तो हमें उन्हें इन तीनों को ही सम्मिलित करना है, यहाँ पे उसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अरस्तू का जो समय है वो कब से कब तक माना जाता है। तो अरस्तू का समय काल जो है वो 384 से भी माना जाता है, 374 भी कहीं कहीं दिया रहता है। तो इसको तो अब दोनों में से कंफ्यूज ना हो, 374 भी सही है और कई जगह अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दिया रहता है। तो ये प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थे और प्लेटो का ये शिष्य थे, और इन्होंने ये जो थे सिकंदर महान के गुरु के रूप में ये काफ़ी विख्यात थे। और अरस्तू जी ने बहुत विषयों पर लगभग 400 ग्रंथ लिखे थे, और उनमें से जो कुछ प्रमुख हैं, जो पोइटिक्स कई बार प्रश्न आता है इससे संबंधित, और रिटोरिक्स, तो ये दो जो इनके रचनाएं हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो एक अरस्तू का समय 384 भी अगर दिया रहे कहीं पे तो आप उसको सही माने, बाकी 374 सही है। और इन्होंने ये प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थे और प्लेटो के शिष्य थे, अरस्तू और सिकंदर के गुरु थे। और अरस्तू के जो पिता थे वो फिलिप दरबार के राजवैद्य थे फिलिप दरबार में। तो अरस्तू प्लेटो के योग शिष्य थे, बहुत ही प्रिय शिष्य रहे हैं। तो उनके बारे में ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि प्लेटो ने अरस्तू की प्रतिभा से प्रभावित होकर कहा था कि मेरे विद्यापीठ के 2 भाग हैं, एक है शरीर और दूसरा मस्तिष्क। तो मेरे अन्य छात्र जो हैं, कृष्णा जी नमस्कार, मेरे अन्य छात्र जो हैं वो शरीर हैं और अरस्तु मस्तिष्क हैं, ये उन्होंने प्रसन्न होकर उनको कहा था। तो अरस्तू ने काव्य और नाटक से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, अपने मत रखे हैं। तो यूनान की प्रगति के पीछे अरस्तू का बहुत ही योगदान रहा है। तो हम इन्होंने इस दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, काव्य शास्त्र और भाषण शास्त्र में इनका बहुत ही अधिक ज्ञान था इनको। तो इनके 400 ग्रंथों में मैंने बता दिया है, आप रिटोरिक्स और पोइटिक्स जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये 2 रचनाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम सबसे पहले आज अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत की बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम किस चीज़ पे डिस्कस करने से पहले कि अनुकरण सिद्धांत है क्या, इसका अर्थ क्या है। तो अनुकरण शब्द यूनानी भाषा के मिमेसिस शब्द का हिंदी पर्याय है, और वस्तुतः हिंदी में यह शब्द अंग्रेजी भाषा के इमिटेशन से रूपांतरित होकर आया है। और अरस्तू ने अरस्तू से पहले जो प्लेटो थे उनके गुरु, तो उन्होंने अनुकरण सिद्धांत का विवेचन किया था और स्थापित किया था कि काव्य जो है वो त्याज्य है, यानी त्याग करने के योग्य है, क्योंकि ईश्वर ही सत्य है और इसकी अनुकृति संसार है और संसार की अनुकृति ही काव्य है। तो इसलिए ये काव्य को प्रमुखता देते ही नहीं थे, जैसे हमने कल शाम की क्लास में पढ़ा था प्लेटो के बारे में। तो इन्होंने कहा था कि काव्य अनुकरण का अनुकरण है। जी बिल्कुल, क्लास नेट और सेट दोनों के लिए हैं। तो दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो अनुकरण हमेशा अधूरा रहता है अगर संसार अर्ध सत्य है, ऐसा माना इन्होंने, और काव्य चौथाई सत्य है, ऐसा कहा गया कि अगर पूरा संसार जो है वो अर्ध सत्य है और काव्य जो है उसका चौथाई सत्य माना जाएगा, और 3/4 झूठ है लेकिन त्याज्य है। कुछ इस तरह से इन्होंने परिभाषाएं दी थी अपने अपने अलग अलग विचारों से। कुछ परिभाषाएं मैंने यहाँ पे दी हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो बार बार पूछी जा सकती हैं। तो अरस्तू ने, प्लेटो ने जैसे लिखा था कि उन्होंने अपने
अनुकरण सिद्धांत का प्रयोग किया था। उसमें उनको 3 भेद किए थे कि नाट्यात्मक काव्य, असत काव्य और सत्य काव्य। तो इस प्रकार से उन्होंने बांटा था और इसी का ही अनुकरण जो किया है अरस्तू ने किया है। लेकिन उन्होंने अपनी कल्पना में इसमें एक नया रंग भर दिया। उन्होंने अपना थोड़ा सा जो कुछ इन्होंने लिखा है, उस पे जो काव्य की महत्ता है उसको आधार बनाकर उन्होंने लिखा है, तो वो चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है। और अरस्तु किसी भी प्रकार के काव्य को राजनीति या निज साथ से नहीं जोड़ते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्लेटो जो थे वो कभी उन्होंने चिकित्सा से भी जोड़ दिया था कि चिकित्सा से तुलना कर दी थी, सैनिकों से तुलना कर दी थी। तो वो देखा था, तो इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इन्होंने काव्य का महत्व स्वीकार किया है, उसकी सौंदर्यपरकता जो है उसका सम्मान किया है। तो हम देखेंगे अरस्तु द्वारा अनुकरण शब्द का प्रयोग किस प्रकार से किया गया। तो एक प्रोफेसर हैं ब्रूचर, उन्होंने जो बताया है वो यहाँ पे दिया गया है। तो उन्होंने कहा है कि अरस्तु द्वारा प्रयुक्त अनुकरण का अर्थ है सादृश्य विधान के मूल वस्तु का पुनराख्यान। यानी जो भी काव्य है, इन्होंने कहा था कि वो नकल नहीं है, कभी अपने मन से, अपने हृदय से उसका दोबारा आख्यान करता है, दोबारा उसकी व्याख्या करता है। और प्रोफेसर मरे जी ने क्या कहा था, उन्होंने भी सेम इसी चीज को माना था कि अनुकरण का अर्थ है सृजन का अभाव नहीं अपितु पुनर्सृजना। तो ये इन्होंने कहा था, महत्वपूर्ण है कथन, ये दोनों याद रखें। तो यानी उनका कहना था कि अनुकरण का अर्थ ये नहीं है किसी चीज का निर्माण करना, लेकिन हाँ किसी चीज का दोबारा उसकी व्याख्या कर देना है, पुनर्निर्माण कर देना, ये सब माना जा सकता है। तो अब देख ले हम अरस्तु के अनुसार क्या है अर्थ। तो प्रकृति के अनेक दोष और अभाव भी अनुकृति की प्रक्रिया से कला द्वारा पूरे किए जा सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा था। कि उनके शब्दों में इंग्लिश में जो परिभाषा है ये भी यहाँ पे दी गई है। तो इन अरस्तु का जो दृष्टिकोण था वो काफी सौंदर्यवादी दृष्टिकोण था, दार्शनिक दृष्टिकोण था, और राजनीतिक और निश्चास के बंधन से इन्होंने वो भी था, लेकिन उन्होंने इसमें बिल्कुल मुक्त कर दिया है। काव्य में उसको बिल्कुल अलग रखा है अपने दृष्टिकोण को। और उन्होंने यही कहा था कि कला प्रकृति की अनुकृति है, और यानी इससे प्रकृति से उनका अर्थ यही था कि जगत के जो बाहर जो तत्व हैं उनको, उनके साथ साथ आंतरिक रूप भी, ये सभी कुछ भी महत्वपूर्ण होता है। और अरस्तु ने काव्य को बिल्कुल नकल नहीं माना है किसी भी चीज की, कि जैसे पहले कहते थे प्लेटो कि कभी जो है वो अनुकरण करता है, हूबहू नकल करता है, तो इसका तो सम्मान ही नहीं करना चाहिए, इसका ये किसी लिए उपयोगी नहीं है। तो ऐसा अरस्तु जी ने बिल्कुल नहीं माना। इन्होंने कहा कि ये हूबहू नकल नहीं है काव्य, और इन्होंने इसी आधार पर कहा था कि प्रकृति के अनेक दोष हैं, अभाव हैं, तो उनकी अनुकृति की प्रक्रिया से कला द्वारा वो पूरे किए जा सकते हैं। और एक जगह और उन्होंने लिखा था कि यदि कविता प्रकृति का, यहाँ पे नहीं है, तो एक जगह उन्होंने कहा था कि यदि कविता प्रकृति का केवल दर्पण होती है तो वह हमें कुछ अधिक नहीं दे सकती थी जो प्रकृति देती है, पर तथ्य यह है कि कविता का आस्वादन इसलिए करते हैं क्योंकि वह भी प्रदान करती है जो प्रकृति हमें नहीं दे सकती। यानी जो कलाकार है वो अपनी संवेदना से, अपनी अनुभूति से अपूर्णता को पूर्णता प्रदान करता है, ऐसा अरस्तु जी ने माना था, और उससे आदर्श रूप देता है। जैसा इस चीज़ का इन्होंने संवेदना को भी माना है, इन्होंने अनुभूति को भी माना है, और उन्होंने आदर्शवादिता को भी इसमें स्थान दिया है। और इन्होंने कहा है काव्य केवल अनुकरण नहीं है। तो ये अनुकरण सिद्धांत जो है इनका यही है। तो अनुकरण सिद्धांत में, जो अनुकरण सिद्धांत से इन्होंने इतिहासकार और कवि का भेद स्पष्ट किया है, जो अलग अलग की दोनों का अलग अलग महत्व है। तो इतिहासकार जो है इनका कहना था कि वो जो भी समाज में घटित हो चुका है उसका वर्णन करता है, लेकिन कभी उसका वर्णन कर सकता है जो घटित हो सकता है। तो इसीलिए इन्होंने काव्य को बहुत ही महत्व दिया है। तो इन्होंने कहा था कि काव्य का जो महत्व है वो काफ़ी भव्य है, तो उसकी तुलना किसी और चीज़ से नहीं की जा सकती। तो उसी आधार पर इन्होंने एक अपना
कुछ ये सिद्धांत ये दिया है, वक्तव्य था इनका कि अनुकृति वस्तु से प्राप्त आनंद भी कम सार्वभौम नहीं है, अनुभव इसका प्रमाण है। जिन वस्तुओं के प्रत्यक्ष दर्शन से हमें क्लेश होता है, उन्हीं की यथावत प्रतिकृति को देखकर हम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। यानी इनका मानना था कि कलाजन्य जो आनंद है वो अनुकृति आनंद भी हो सकता है। उसको अगर हम अच्छी तरह से इसको प्रस्तुत करें, कोई चीज़ ऐसी हो सकती है कि जो हमने पहली बार में जिस तरह से देखी उस चीज़ में हमें वो नहीं अच्छी लगी, तो पहला प्रत्यक्ष दर्शन जो है वो मैं इसका नहीं पसंद आया, लेकिन काव्य के माध्यम से उसको इस प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है कि वो हमें और अधिक प्रसन्नता दे, खुशी दे और वो हमें अच्छा लगने लगे। तो ये इनका अनुकरण सिद्धांत था। तो अनुकरण सिद्धांत की पूरी प्रक्रिया क्या है? तो अरस्तु के अनुसार कवि जो है वो वस्तुओं को यथावत रूप से वर्णित नहीं करता है, बल्कि उसको एक तर्कपूर्ण संभाव्य रूप में वर्णित करता है, कि संभावना दर्शाता है कि ऐसा हो सकता है। जैसे उन्होंने कहा था कि इतिहास का जो घटित हो चुका है उसको दर्शाता है, लेकिन कवि जो है वो घटित जो होने वाला है उसको भी कह सकता है अपनी भाषा में। तो इस प्रकार से मानव जीवन की यथाई तत्व की अभिव्यक्ति के लिए वस्तु के सत्य का बलिदान भी कर सकता है, उसमें परिवर्तन भी कर सकता है, और वह मानव के कार्य ही नहीं अपितु उसके भाव, विचार, चरित्र आदि में कल्पना के अनुरूप परिवर्तन कर लेता है, और काव्य में मानव का चित्रण होता है वह सामान्य से भी अच्छा होता है। इनका ऐसा मानना था, और बुरा भी और यथार्थ भी कैसा भी हो सकता है। तो इनका ये कहना था कि जो मनुष्य है उसके कार्य को भी कभी डिस्कस कर व्याख्या कर सकता है, उसके भावों को की व्याख्या कर सकता है, उसके विचारों की, चरित्र की, तो अपने कल्पना के आधार पर ही वो परिवर्तन करके उसकी व्याख्या कर सकता है। और काव्य में वो जिस मनुष्य का वो चित्रण करता है कवि, वो चाहे अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, यथार्थ भी हो सकता है, और कभी चाहे तो अपने हृदय में आनंद के लिए उसमें परिवर्तन कर सकता है। तो क्योंकि कवि को ऐसा करने से आनंद मिलता है तो वो ऐसा कर सकता है। तो ऐसा इन्होंने माना था। अरस्तु जी ने ऐसा नहीं माना था कि बिल्कुल अनुकरण वगैरह करते हैं। तो हमें क्या निष्कर्ष निकला और क्या विवेचन किया हमने पूरा सिद्धांत पढ़ने के बाद? तो निष्कर्ष यही है कि अरस्तु के अनुसार अनुकरण का विषय जीवन का बाह्य पक्ष नहीं है, अपितु इसका प्रभाव क्षेत्र अंतर्गत तक व्याप्त होता है। यानी वस्तु कैसी है की अपेक्षा वस्तु कैसी होनी चाहिए, इस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया है। ये नहीं कि वस्तु कैसी है या क्या। तो पूरा सिद्धांत हमने जब देखा तो हमें उसमें पता चला कि इन्होंने कहा कि कविता जगत की अनुकृति है, अनुकरण मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। तो और हमें अनुकरण से यही शिक्षा मिलती है कि बालक अपने से बड़ों की क्रियाएं देखकर कुछ सीखता है और उसका अनुकरण करके ही सीखता है। एक इन्होंने ये माना है अरस्तु जी ने। और इन्होंने कहा है कि काव्य कला जो है वो सर्वोच्च अनुकरणात्मक कला है, जिसका सभी को अनुकरण करना चाहिए। ये भी सिद्धांत के आधार पर ही बात कर रहे हैं, जैसे अभी ऊपर सभी व्याख्या हमने डिस्कस की। और इन्होंने कहा था कि चाहे ललित कलाएं हैं, सभी उपयोगी कलाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है काव्य। और काव्य की समीक्षा इन्होंने स्वतंत्र रूप में की है, ना कि जो प्लेटो जी ने की थी एक अलग तरीके से, उस तरीके से इन्होंने नहीं की है, जैसा हम देखते आए हैं। और इन्होंने कहा था कि अनुकरण के माध्यम से भय मूलक या त्रास मूलक वस्तु को भी हम इस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं जिसमें हमें आनंद प्राप्त हो। जैसा उन्होंने कहा था कि जिस चीज़ से प्रत्यक्ष दर्शन से हमें क्लेश होता है, हो सकता है उसकी दोबारा प्रस्तुति से हमें उससे बहुत आनंद प्राप्त होने लगे। तो यही कहना था कि उनका मानना था कि जो अनुकरण के माध्यम से हम ये सब सीख सकते हैं। तो यही इनका अनुकरण सिद्धांत था। और अनुकरण की प्रक्रिया को उन्होंने आनंददायक माना है, और अनुकृति वस्तु में मूल का सादृश्य आनंद प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से इन्होंने कुछ कहा था। तो यहाँ पे मैंने कुछ दिए हैं सिद्धांत उनके, जो उन्होंने कहा है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कविता जगत की अनुकृति है और अनुकरण मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। एक तो इन्होंने ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष हमें निकला। और नमस्कार रंजना मैम। और उन्होंने ये भी कहा कि अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है। मानव अपने बड़ों की क्रियाओं द्वारा देखकर सीखता है, अनुकरण द्वारा सीखता है, और अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है। पांडे जी गुड मॉर्निंग।
तो ये सभी जो इनके पूरे सिद्धांत हमने डिस्कस किया अनुकरण, उसके आधार पर निकला है निष्कर्ष। तो इनका कई सारे इनके विचार हैं। अरस्तु का मत था कि जो काव्य में वर्तमान या अतीत या संभाव्य का हम चित्रण कर सकते हैं काव्य के द्वारा। तो ऐसा इन्होंने कहा था कि, और इन्होंने प्लेटो की तरह से डिस्कस नहीं किया था कि बिल्कुल जो उन्होंने राजनीति या दर्शन उस सभी से जोड़ दिया था कि उससे तुलना कर दी थी, तो वैसा कुछ इन्होंने नहीं किया है। उन्होंने इसको सर्वोच्च अनुकरणात्मक कला माना है। और इन्होंने कहा था कि जो कवि की स्वान खुद से कवि कल्पना करके कुछ लिख कह सकता है, यथार्थ का वर्णन कर सकता है, सत्य असत्य सभी का वर्णन कर सकता है। और उन्होंने कहा कि उसकी कल्पना पर आधारित होता है ये काव्य, और वो चाहे वो वर्तमान का चित्रण करे, अतीत का करे या संभाव्य का। तो इनके अनुसार एक बस यही है कि आनंद या सुख जो है वो सभी का प्रयोजन काव्य के द्वारा किया जा सकता है। मेल यही बात थी। और डॉक्टर नगिन का अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था कि अरस्तु का दृष्टिकोण अभावात्मक रहा है और त्रास और करुणा का विवेचन उनकी चरम सिद्धि रही है। ऐसा ये डॉक्टर नगिन का जो सिद्धांत कथन है अरस्तु के बारे में, इसको जरूर ध्यान रखें क्योंकि कई जगह दिया है। और तो अरस्तु का सिद्धांत जो था वो प्लेटो की अपेक्षा काफ़ी नवीन था, और इसमें उन्होंने जो शिवम की अपेक्षा सुंदरम पर बल दिया था, उसके दार्शनिकों और नीतियों के चंगल से उसे बिल्कुल पृथक किया था। और अरस्तु ने भी कवि की निर्माण क्षमता पर ही बल दिया है। बाकी देख लेते हैं अब अगला सिद्धांत, क्योंकि बहुत सारे दो और सिद्धांत हैं। तो अरस्तु का विरेचन सिद्धांत है। तो सब सिद्धांत डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे विरेचन का अर्थ क्या होता है। तो विरेचन शब्द जो है वो मूलतः कैथारसिस का हिंदी अनुवाद है। और कैथारसिस का अर्थ क्या होता है? रेचन, परिशुद्धि या फिर निष्कासन। और ये शब्द चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। और रेचन औषधियों द्वारा शारीरिक विकारों को शरीर से निकालकर शरीर को शुद्ध करने की क्रिया है। और जो ये क्रिया है यही विरेचन कहलाती है। और साहित्य पर विरेचन सिद्धांत को लागू करने का श्रेय जो है वो अरस्तु को जाता है। तो यानी जो विरेचन से शरीर के द्वारा शरीर को शुद्ध किया जाता है, तो वही काव्य में अगर उसको चीज़ को प्रयोग किया जाए, काव्य की दृष्टि से देखा जाए, तो यानी कला और साहित्य के द्वारा हमारे जो अंदर मनोविकार हैं उन सभी को उचित रूप से उसका विरेचन हो जाता है। और इसके आधार पर ही वे समाज के लिए फिर वे हानिकारक नहीं रहते। तो यही इनके विरेचन सिद्धांत का मूल तत्व रहा है। तो जैसे प्लेटो ने कहा था कि कला और काव्य जो है वो हमारे जो हृदय को या कहें मनुष्य को जो है वो गलत मार्ग पर लेकर जाती है, हमारे हृदय को दूषित करती है, वासना और मनोवृत्ति उत्तेजित करती है, ऐसा इन्होंने माना था। तो इसी चीज़ का खंडन मूल रूप से इस सिद्धांत में किया गया है। जो अरस्तु ने, भले वो शिष्य थे उनके, लेकिन इन्होंने उस चीज़ का खंडन किया है, इन्होंने अपने विचार रखे हैं। तो इन्होंने कहा जो है वही देखते हैं हम आज क्या क्या उन्होंने। तो विरेचन सिद्धांत की शुभम जी बिल्कुल नमस्कार। तो उनकी हम पूरी व्याख्या देखेंगे। तो वैसे तो मैं चाह रही थी कि त्रास्ती और जो अरस्तु का विरेचन सिद्धांत है दोनों को ही गुड मॉर्निंग, तो उसको दोनों को ही यहाँ पे एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन चलो अलग अलग दे दिया है तो वो भी कर लेते हैं। तो विरेचन सिद्धांत की व्याख्या, तो अरस्तु के परिवर्तन विद्वानों ने परिवर्ती जो विद्वान थे, परिवर्तन नहीं परिवर्ती विद्वान जो थे, उन्होंने विरेचन शब्द की व्याख्या 3 संदर्भों में की है: धर्म परक व्याख्या, नीति परक व्याख्या और कला परक व्याख्या। तो हम इन तीनों व्याख्याओं को ही देखेंगे। तो धर्म परक का अर्थ क्या होता है कि बाह्य कारकों की उत्तेजना और उनके शमन द्वारा आत्मा की शुद्धि और शांति। जैसा हमने भी विरेचन सिद्धांत का अर्थ देखा कि शरीर के अंदर जो भी विशुद्धियां हैं उनको दूर करना, आत्मा की जो भी विशुद्धियां हैं उनको दूर करके कला को हमारे मनोविकार में, सभी मनोविकारों जो दूषित मनोविकार हैं उनको दूर करना कला के माध्यम से, ये अर्थ था। तो यहाँ पे धर्म परक अर्थ देख रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि बाह्य विचारों की उत्तेजना और विरेचन से आत्मा की शुद्धि करना और शांति करना। और अगर नीति परक अर्थ की बात करें तो इसमें मनोविकार की उत्तेजना और विभिन्न
अंतर्वृत्तियों का समन्वय करके उनके मन की शांति और परिष्कृत पर इन्होंने बल दिया है। तो ये हम एक चीज डिस्कस करें तो यूनान का जो धार्मिक संगीत का उपयोग करके इन्होंने अरस्तु ने मानसिक शुद्धि के लिए काफ़ी कार्य किया था, और उसी तरीके से इन्होंने मनोविकार का शुद्धिकरण त्रासी हम जब पढ़ेंगे तो हमें उसमें देखने को मिलेगा। तो नीतिपरक अर्थ से यही है कि जो उत्तेजना है, यानी इनका कहना था कि करुणा है और त्रास के भाव से दर्शकों के मन में समान भाव जागृत करना होता है, जागृत होते हैं, विकसित होते हैं और मन उद्वेलित हो जाता है, ऐसा इनका मानना था। लेकिन वो धीरे ही शांत भी हो जाते हैं, ऐसा इनका नीतिपरक अर्थ था। और इनका कहना था कि दर्शक नाटक के रूप में ट्रेजेडी देखकर या फिर काव्य रूप में उसका आस्वाद करके आनंद का अनुभव करता है, क्योंकि इसमें दुखद भावों को मन से, दुखद भाव जो होते हैं मन के, उनका रेचन हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है, ऐसा नीतिपरक अर्थ में इन्होंने कहा था। और कला परक अर्थ की बात करें तो इसमें इसके अर्थ में इन्होंने विवेचन में दो पक्ष होते हैं, एक तो अभावात्मक और दूसरा भावात्मक। तो मनोवेगों के उत्तेजन के पश्चात उसके समन से उत्पन्न मन शक्ति द्वारा उसका ये मन शक्ति जो है वो उसका अभावात्मक पक्ष है, जबकि इसके उपरांत उत्पन्न कलात्मक परितोष उसका भावात्मक पक्ष है, ऐसा इनका मानना था। तो कुछ विद्वान हैं जो काफ़ी मतभेद रहा है इस व्याख्या के आधार पर, क्योंकि कलापरक और मानसिक, तो इन दोनों व्याख्याओं में काफ़ी मतभेद रहा है। तो कुछ विद्वान जो हैं वो विचार को कला जन्म आनंद भी मानते हैं, उसकी परिधि में रखते हैं, और कुछ हैं जो कि इसको अस्वीकार करते हैं। जैसे ब्रूचर की बात करें, ब्रूचर की, तो उन्होंने इन सभी तथ्यों का खंडन किया है कि विवेचन, उन्होंने बताया है कि विवेचन से दो पक्ष होते हैं, एक अभावात्मक और भावात्मक, जैसा मैंने बताया आपको। तो डॉक्टर नगेंद्र भी हैं जो भी वो भी अभावात्मक पक्ष को ही स्वीकार करते हैं। तो ये सभी एक ब्रूचर का एक मत था, उसको देख लेते हैं कि उनका कहना था कि ट्रेजेडी का कर्तव्य है कर्म केवल करुणा का त्रास करने के लिए व्यक्ति का माध्यम प्रस्तुत करना नहीं है, इससे एक सुनिश्चित कलात्मक परितोष प्राप्त करना है, इनको कला के मनुष्य में ढाल कर परिष्कृत और स्पष्ट करना होता है, ऐसा ब्रूचर जी ने कहा था। तो कलात्मक अर्थ में हम यही समझे कि जब मनोवेग के उत्तेजन से के बाद जो हम उसके समन के लिए जो मन स्थिति होती है वो अभावात्मक पक्ष है। बाकी ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करते क्योंकि इतना डीपली आता नहीं है क्वेश्चन, हाँ सेट वगैरह में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। बाकी अरस्तु का त्रासदी सिद्धांत क्या है वो भी देख लेते हैं। मैं इसी को इसी के साथ कराना चाहती थी, तो उससे जब अगर कराते तो ज़्यादा समझ में आ जाता, क्योंकि विवेचन के बाद त्रासदी सिद्धांत करते तो ज़्यादा चीज़ समझ में आता उसके साथ मिक्स करके। तो काव्य दो प्रकार के कार्य व्यवहारों का अनुकरण होता है, सदाचारियों के कार्य व्यापारों और दुराचारियों के कार्य व्यापारों का, जैसा अभी हम देखते आए हैं। तो प्रथम प्रकार के कार्य व्यापारों में अनुकरण से महाकाव्य का जन्म हुआ है, द्वितीय प्रकार के कार्य व्यापार जो थे उनके अनुकरण से व्यंग्य काव्य का जन्म हुआ है। तो महाकाव्य और जो त्रासदी का जन्म है वो सदाचारियों के कार्य व्यापारों से हुआ है, उसकी अनुकृति से हुआ है, लेकिन जो व्यंग है और कामदी का जो वो दुराचारियों के कार्य व्यापार की अनुकृति है, ऐसा अरस्तु जी ने माना था। तो अरस्तु जी ने फिर महाकाव्य और त्रासदी को व्यंग और कामदी से श्रेष्ठ माना हो। तो ये चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पे नहीं दी है लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उन्होंने किस चीज़ को श्रेष्ठ माना है। उनका कहना था महाकाव्य और त्रासदी में अरस्तु जी ने अपनी तो इसमें काफ़ी उन्होंने महाकाव्य को ही श्रेष्ठ माना है, बस इतना ध्यान रखें। और इन्होंने विवेचन जो किया है, विवेचन सिद्धांत हमने इनका देखा था, तो उसमें इन्होंने दुखांत नाटकों की मीमांसा की थी। तो अगर हम उसके साथ इसको पूरा सिद्धांत देखें तो इन्होंने कहा था कि करुणा और भय हमारे मन में एकत्र होते हैं, वे हानिकारक होते हैं। दुखांत नाटकों से कृत्रिम रूप से हमारी करुणा और भय की भावनाओं को निकालने का हमें अवसर मिल जाता है। तो इसलिए इन्होंने इसका महत्व माना था। दुखांत नाटक थे, उसकी गंभीरता उन्होंने समझी थी, उसकी उदात्तता समझी थी, और ऐसा जो पाश्चात्य समीक्षकों का जो मत था उसका भी वो इन्हीं से ही संबंधित है। तो अरस्तु ने अपने काव्यशास्त्र में इस प्रकार का प्रश्न दिया है कि दुखांत नाटक क्यों देखते हैं लोग, क्योंकि और उन्होंने कुछ इस तरह से उसका दुखांत नाटकों की मीमांसा करते हुए लिखा भी था, क्योंकि इससे मन के भाव
जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जो दुख होता है वो बाहर निकल जाता है। इसलिए देखते हैं, उन्होंने क्वेश्चन भी दिया था, उसका आंसर भी खुद ही दिया था उसमें, तो इस आधार पर उन्होंने पूरा अपना डिस्कस किया था। तो अब हम इनका त्रासदी विवेचन देख लेते हैं। विवेचन, तो ट्रेजेडी का भी शाब्दिक अर्थ देखेंगे। ट्रेजेडी का अर्थ की व्युत्पत्ति जो हुई है वो त्रगोड़िया से मानी जाती है। ये शब्द दो शब्दों से मिला है, ट्रगोस यानी बलि पशु और ओड यानी गीत के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, बलि पशु का गीत और अजागीत। तो यूनानी जो लोग थे वो अर्ध मनुष्य और अर्ध अजा यानी बकरी के समान दिखाई देने वाले वन देवता की पोशाक पहनकर गाते बजाते थे, एक दूसरे की नकल करते थे, और यही ट्रेजेडी का मूल रूप है। और हिंदी में इसी के लिए त्रासदी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अरस्तु ने क्या माना था कि त्रासदी किसी गंभीर या फिर स्वतःपूर्ण और निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है, जिसका माध्यम काव्य है। नाटक के माध्यम से हम भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न रूप से इसका प्रयोग करते हैं और इसकी व्याख्या करते हैं। और काव्य व्यापार में तो ये जो एक तरह से इन्होंने यही माना था कि जो दुख, एक इसके कुछ मैंने यहाँ पे दिए तो हैं, इसकी विशेषताएं देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। मैं ऐसे ओरली बताऊंगी तो ज़्यादा समझ में ना आए। तो त्रासदी विवेचन जो किया है इन्होंने 6 संगठक माने हैं इसके: कथानक, चरित्र, विचार, कथन शैली और गीत और अभिनय। तो इन्होंने कुछ इस तरह से इसके माने हैं, 6 प्रकार से इसके। तो इसमें से जैसे कथानक हुआ तो इन्होंने कहा था जो महत्वपूर्ण जो है वो कथानक है और चरित्र है। तो कथानक क्या है, तो कथानक में की संरचना है जो प्रारंभ में होती, प्रारंभ, मध्य और अंत तीनों पर ही बल दिया जाता है। इसकी एक निश्चित संरचना होती है, इनका ऐसा कहना था। और त्रासदी के कथानक का आयाम जो है, आकार जो है वो लंबा होना चाहिए, किंतु वह परिमित हो और जिससे उसे रंगमंच पर बहुत अच्छे से अभिनय किया जा सके और उसके मानव की स्मृति में उसमें आसानी से वो समा सके। ऐसा इन्होंने कहा था कि उसको इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए मानवों के सामने त्रासदी को कि लोग हूबहू उस चीज़ को याद, हमेशा के लिए उसकी उन्हें याद हो सके, वो उनकी स्मृति में बैठ सके वो चीज़। और उन्होंने त्रास और करुणा के भाव को तो काफ़ी श्रेष्ठ माना ही है इसमें काव्य में अपने। और इन्होंने कथानक में काव्य व्यापार की एकता होनी चाहिए ऐसा कहा था। और चरित्र की बात करें तो इन्होंने कहा था कि चरित्र अच्छा प्रदर्शित करना चाहिए, सदाचारी चरित्र जो होता है वो दिखाना चाहिए, और लेकिन ऐसा दिखाए जो सत्य हो, ऐसा ना हो कि उसको बिल्कुल पूरी तरह से परफेक्ट करने की कोशिश में वो सत्य से बिल्कुल दूर हो जाए। तो त्रासदी का जो नायक है वो मध्यम कोटि का होना चाहिए, ना तो पूरी तरीके से सदाचारी बना दिया जाए और ना ही उसको पूरी तरह से दुराचारी बना दिया जाए। तो मूल रूप से इनका यही कहना था। और यानी चरित्र जो है वो बिल्कुल रियलिटी होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल जो सामान्य होते हैं लोग उस तरह से उसको दर्शाना चाहिए। और चरित्र जो है वो उसमें एकदम से परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये इनका त्रासदी विवेचन था। तो त्रासदी के नायक में नैतिक दोष नहीं होने चाहिए, नैतिक दोष नहीं होने चाहिए, बाकी थोड़े बहुत जो दोष है वो चलते हैं। पूरी तरह से उसको देवता बना के उसके किसी के सामने नहीं प्रस्तुत करना चाहिए, मूल रूप से इनका यही कहना था। तो त्रासदी की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, कुछ ऐसा सिद्धांत है नहीं बस। तो इनका क्या कहना था कि त्रासदी कार्य की अनुमिति का नाम है और वह कार्य गंभीर स्वतःपूर्ण होता है, इसका निश्चित आयाम होता है और ये कार्य का वर्जन नहीं होता बल्कि प्रदर्शन होता है। भाषा, लय, गीत, छंद इन सभी से विभूषित होता है। और त्रासदी यानी ट्रेजेडी का जो उद्देश्य है वो त्रास और करुणा के उद्रेक द्वारा इन मनोविकार का विरेचन करना है। तो मूल रूप से त्रासदी जो सिद्धांत है वो यही है। तो इन्होंने जो दुख का, जो अब करुणा का जो चित्रण है, गंभीरता का जो चित्रण है, वो सभी कुछ इसके अंतर्गत इन्होंने डिस्कस किया है। अनुकरण सिद्धांत देख चुके हैं हम, त्रासदी देख चुके हैं, विरेचन, तीनों समझ में आ गए होंगे। बाकी थोड़ा सा इन्होंने, अगर हम पहले त्रासदी करते विरेचन बाद में करते तो ज़्यादा सही से समझ में आ जाता। चलिए कोई नहीं, आप देख लें अपने अनुसार। तो वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। यही था आज का अरस्तू का काव्य सिद्धांत। तो हमें ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है वैसे, करवाना मेरा उद्देश्य था, क्योंकि कोई चीज़ एक अगर कोई आप क्लास ले रहे, सेट वगैरह भी जाएंगे
एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, JRF के लिए महत्वपूर्ण है। अगर कोई कथन आ जाता है तब आपको पता रहेगा। बाकी विरेचन सिद्धांत समझ लिया है, उसका अर्थ यही है कि शरीर में जो भी प्रकार की बुराइयां हैं उनको दूर करना, एक तरह से दूषित जो भी विचार हैं उनको दूर करना, वो विरेचन सिद्धांत के अंतर्गत आ जाता है। त्रासदी के अंतर्गत करुणा आ जाती है, और अनुकरण सिद्धांत जैसा नाम से ही पता चलता है अनुकरणात्मक है। तो इस तरह से कुछ इन्होंने बांटा है। अगर उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। तो ऐसे क्वेश्चन वैसे नहीं है, तो उसमें ऐसे आता है कि ये इनका समय कौन सा है, इनके रचनाएं कौन सी हैं, इनका अनुक्रम सही कीजिए, और अरस्तु की रचनाएं कौन सी हो गई,